चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। इसमें आगे टॉपिक हमारा रहेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो देखिए यहाँ पर बात क्या करनी है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो यहाँ पर हमें बेसिकली इस थ्योरी के बारे में हम शॉर्ट फॉर्म में ये भी बोलते हैं KTG, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं KTG। तो ये KTG जो थ्योरी हमारी है, ये थ्योरी काइनेटिक थ्योरी जो है ये बेसिकली बेस्ड है आइडियल गैस पर। बेस किस पर है? आइडियल गैस पर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गैस का जो नेचर है वो आइडियल की तरीके से, प्रॉपर तरीके से बिहेव एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ही करता है। जैसे मान लो हम गैस की स्टडी करना चाहते हैं, तो जब गैस की स्टडी करेंगे तो हर एक टेम्परेचर और हर एक प्रेशर पर हमारा जो गैस है वो आइडियल के तरीके से बिहेव नहीं करता, उसके चेंजेस अलग रहते हैं। तो किन लोगों ने बताया था कि आइडियल गैस है, तो उस पर यहाँ पर जो है गैस के ऊपर एक हमारे पास एक्सपेरिमेंट किए गए थे, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। उन एक्सपेरिमेंट में पता चला था कि हमारा जो गैस का जो नेचर है वो रियल में और जो हम लोगों ने थ्योरेटिकल जो कैलकुलेट किया उसमें काफ़ी अंतर पाया गया। कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर ही हमको आइडियल गैस चीज़ें बोलना स्टार्ट कर दिए। तो शुरुआत किसने करा था, किसने बोला था कि ये आइडियल गैस है? तो उसमें 2-3 साइंटिस्टों का साथ में नाम लिया जाता है जिस पे हम बात करते हैं। जैसे पहला आता है वॉल्स लॉ। तो वॉल्स साहब ने और चार्ल्स साहब ने, इन लोगों ने मिलकर यहाँ पर ये बताया था कि गैस जो है वो गैस हमारी आइडियल की तरीके से होती है। उन लोगों ने कुछ एजम्पशंस लिए थे और उस एजम्पशंस के बेसिस पर उन्होंने थ्योरी को आगे बढ़ाया था। बट हुआ क्या कि जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक्सपेरिमेंट में चीज़ें हमें कुछ अलग मिली। एक्सपेरिमेंट जब हमने किया तो चीज़ें कुछ अलग मिली। तो कब उनको पता चला कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस गैसेस का बिहेवियर और जो हमने यहाँ पर थ्योरेटिकल कैलकुलेशन की, थ्योरेटिकल किसने कर दी? बॉयल्स और चार्ल्स ने, है ना। गैलोसिक लॉ भी होता है, तो गैलोसिक साहब ने भी, वहाँ पर 2-3 साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने मिलके ये चीज़ एक्सपेरिमेंट किया था, राइट है ना। तो एक्सपेरिमेंट करने से उन्हें ये पता चला कि जो उन्होंने थ्योरेटिकल पहले जो चीज़ें निकाली उसमें और उनके एक्सपेरिमेंट में चीज़ें काफ़ी डिफर हुई। तो कब चीज़ें सेम मिली? सेम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक प्रेशर पर मिली। तो जब पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर जब सेम चीज़ें मिली, वहाँ पर उन लोगों ने कह दिया कि रियल गैस भी आइडियल गैस हो सकती है। रियल गैस को हम आइडियल गैस मान सकते हैं। लेकिन हमने जो थ्योरेटिकल निकाला था, मतलब इन साइंटिस्टों ने जो थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली थी, तो वो थ्योरेटिकल वैल्यू तो उन्होंने हर एक टेम्परेचर और हर एक प्रेशर और वॉल्यूम के लिए उन्होंने ऐसा बोला था। हर एक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम के लिए ही उन्होंने ऐसा बोल दिया। जब उन्होंने थ्योरेटिकल जब किया तो एजेंसी से लिए, और एजेंसी से लेने से कुछ चीज़ें रियल से कुछ बाहर जाती हैं। तो जब रियल एक्सपेरिमेंट किया तो चीज़ें अलग पाई। तो क्या चीज़ हुई आपको मैं बताता हूँ कि ये तो आइडियल, हम जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ने वाले हैं बेसिकली वो किसके पढ़ने वाले हैं? आइडियल गैस के ऊपर पढ़ने वाले हैं। बट रियल में गैस का 2 काम किया गया। एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन की गई, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, और दूसरा यहां पर किया गया एक्सपेरिमेंट। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक्सपेरिमेंट में और थ्योरेटिकल में चीज़ें अलग पाई गई। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया उसको हम बोलते हैं रियल गैस बिहेवियर। इसमें रियल गैस के तरीके से बिहेव किया गया और ये पाया गया। और इसमें जो बोला गया, जो थ्योरेटिकल जो कैलकुलेशन की गई वो हमारा कहलाता है आइडियल गैस बिहेवियर। ये आइडियल गैस के तरीके से इन्होंने माना, क्योंकि एजम्पशंस पहले ले रखे थे इन्होंने, है ना। तो आइडियल गैस बिहेवियर ये चीज़ हमारे पास पता चली। अब हुआ क्या, ये किन साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट और थ्योरेटिकल किया तो मैंने आपको पहले से बता रखा है। ये सारी कहानी है बॉयल्स साहब के द्वारा, चार्ल्स के द्वारा और गैलोसिक के द्वारा, है ना। इनके द्वारा ये सारे एक्सपेरिमेंट और थ्योरेटिकल कैलकुलेशन की गई। तो इनमें ये पाया गया कि पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ही, हम आपको बता भी देता हूँ कि जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट में हाई टेम्परेचर की चीज़ें, हाई टेम्परेचर वाली चीज़ें एंड लो प्रेशर वाली चीज़ें, इसका हम आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो सिर्फ इतना ही आप लिख लीजिए। जब एक्सपेरिमेंट से पाया कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर जब चीज़ों को मैंने देखा
तो रियल गैस को एक तरीके से कह सकते हो, रियल गैस को हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर देखेंगे तो फिर ये आइडियल गैस की तरीके से बिहेव करने लगी, आइडियल गैस की तरीके से बिहेव करने लगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ऐसे बिहेव करने लगी। अब देखिए, तो पहली बात तो आपको समझ आना चाहिए गैस का हमने एक्सपेरिमेंट भी है, क्योंकि आपको कैसे पता चलता है कि कोई भी थ्योरी सही है या कोई भी चीज़, तो पता चलता है पहले आप फॉर्मूला से आप कैलकुलेट करते हो, मतलब आप पहले थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करते हो, उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करते हो, और अगर दोनों चीज़ें अगर हमारी मैच कर जाती हैं तो हम मान लेते हैं हमारी ये चीज़ सही है। तो जो हमने जो थ्योरेटिकल जब कैलकुलेशन की तो उन्होंने कुछ एजम्पशंस लेके चीज़ों को सॉल्व किया, तो वो एजम्पशंस हर जगह पर तो सेट होने वाले हैं नहीं कि रियल लाइफ और एजम्पशंस जो ले रहे हैं उसमें अंतर है ना। तो जो रियल लाइफ में देखा गया, तो रियल लाइफ में जो हमने चीज़ें देखी तो उसमें काफ़ी चीज़ें डिफर पाई गई। तो किस टाइम पर और किस सिचुएशन पर ये हमें चीज़ मिली सेम, वो तब मिली कि जब रियल गैस का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए और उसका लो प्रेशर कर दिया जाए, तो ये जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरीके से बिहेव करने लगी, है ना। तो हम इनको दो तरीके से थ्योरी से पढ़ेंगे, एक आइडियल गैस की तरीके से पढ़ेंगे और एक रियल गैस के लिए। रियल गैस के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात करूंगा नहीं, क्योंकि सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो हम थोड़ा बहुत के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस करवा देंगे, उसकी बारी थ्योरी जितनी भी है वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। तो अभी के लिए आप इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो, चलिए। तो देखिए आगे देखिए, तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आइडियल गैस के बारे में। तो देखिए आइडियल गैस के बारे में काफ़ी चीज़ें समझते हैं, तो पहले समझते हैं कि आइडियल गैस की क्या इक्वेशन है और उससे हम चीज़ें को कुछ आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए आइडियल गैस इक्वेशन। इन्होंने जो बॉयल्स साहब हैं और चार्ल्स साहब हैं और गैलेसिक हैं, इन लोगों ने एक इक्वेशन डिफाइन की थी मिलके। तो वो इक्वेशन जो है वो आइडियल गैस ही बोली जाती है, क्योंकि इन्होंने आइडियल तरीके से चीज़ों को लिया था। तो वो इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी हमारे पास PV = nRT। ध्यान रखना ये आइडियल गैस इक्वेशन है, बट इसका मॉडिफाइड वर्जन मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। मॉडिफाइड वर्जन इसका आगे बताऊंगा कि इसकी मॉडिफाइड इक्वेशन क्या हो सकती है। अभी आपको बेसिक इक्वेशन के बारे में बता रहा हूँ। तो ये क्या है हमारा, ये तो प्रेशर कहलाता है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ठीक है, और इसको n को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन कंटेनर, है ना। और R हमारा क्या कहलाता है? R को देखिए, R हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टेम्परेचर हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, मैं सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा जानकारी देते हैं। पहले आप ये इक्वेशन नोट करो, इसके बेसिस पर हमको पूरी की पूरी, मतलब कह सकते हो कि 90% KTG इसी पर बेस्ड है। तो हम इस चीज़ को पहले ढंग से समझते हैं कि क्या क्या प्रेशर किस तरीके से, वॉल्यूम क्या है, यूनिवर्सल। तो आपको बेसिकली प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में तो आइडिया रहता ही है, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा नंबर ऑफ मोल्स के बारे में कैसे निकालते हैं। बट एब्सोल्यूट और हम इस R के बारे में आपको बता देते हैं। तो देखिए पहले इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। नोट करिए, तो R की वैल्यू जो है वो आपकी कई सारी हो सकती है। R की वैल्यू को हम R के बारे में बात करते हैं, पहले यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। तो R की वैल्यू कई हो सकती हैं, बट हमारे जो काम की बातें हैं वो 3 वैल्यू मतलब मोस्टली यूज़ की जाती हैं। तो वो क्या की जाती है, पहले देखिए 0.0821, और यहाँ पर बोलते हैं हम ATM लीटर पर मोल केल्विन। इसकी एक R की वैल्यू ये होती है। अब प्रेशर को ATM में, वॉल्यूम को लीटर में, और n मोल हो गया, और टेम्परेचर को केल्विन में रख रहे हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसकी तरीके से हमारे R की वैल्यू आ गई। क्यों, कैसे निकाला आपने यहाँ से देखा कि अगर हम R देखते हैं, यहाँ से हमारे पास होगा PV/NT। तो प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर हमने लिखा है, और वॉल्यूम को हमने लीटर में लिखा है, n नंबर ऑफ मोल्स लिखा है, क्योंकि बाई में है तो इसीलिए ऑब्लिक किया ये, तो बाई मोल, और K को T जो है तुम्हारा केल्विन हो गया ना। अब देखिए यहाँ से इसकी और वैल्यू क्या हो सकती है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी दूसरी वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, 2 कैलोरी मोल पर केल्विन। अच्छा ये चीज़ कैसे ली गई, इस चीज़ को देखिए, आगे आपको पता चलेगा कि PV जो है हमारा वर्कडन है,
आगे आपको पता चलेगा कि पीवी हमारा क्या है, वर्क डन, और वर्क डन को आप जूल में लिखते हैं, उसकी यूनिट क्या लिखते हैं आप, जूल में। और जूल और कैलोरी का रिलेशन आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। जूल्स आपको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट से, वो क्या था हमारे पास, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो हमें मालूम है कि वर्क डन, पीवी को वर्क डन बोलेंगे और वर्क डन की यूनिट होती है जूल, और जूल को हम कैलोरी में भी लिख सकते हैं, तो वही चीज़ लिखा है। इस पूरे को मैंने लिख दिया कैलोरी, जूल कैलोरी वही चीज़ रिलेशन से, और ये हो जाएगा तुम्हारा मोल और ये केल्विन। दूसरी चीज़ ये है कि एक और होती है तुम्हारी 8 पॉइंट, ये एग्जैक्ट नहीं होता, ये अप्रॉक्स होता है तुम्हारा 1.9 समथिंग कुछ होता है, तो आप अप्रॉक्स इसकी लिखते हो 2 कैलोरी। यहाँ पर क्या होगा 8.314 जूल और मोल केल्विन। तो ये आपको समझ ही आ रहा है कि जूल मैंने क्यों लिखा कि पीवी जो है वर्क डन होता है। और तो ये चीज़ है, तो ये आप इस चीज़ को पहले नोट करिए, फिर मैं आपको टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा हूँ। नोट करिए, चलिए आगे देखिए। तो अब ये आर के बारे में तो हमने बात कर ली, बात करते हैं अब टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर आपको दिया है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या दिया है आपको टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये टी जो है, इस एब्सोल्यूट का क्या मतलब है, तो ध्यान रखना कि टेम्परेचर जो मेजर किया जाएगा वो आपको केल्विन में मेजर किया जाएगा। किस में मेजर किया जाएगा? केल्विन में। तो एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि हम बात करते हैं 0 केल्विन से ऊपर के जितने भी टेम्परेचर हैं वो टेम्परेचर हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। का मतलब ये है जी केल्विन, 0 केल्विन से मेजर करते हैं हम। कहाँ से? टेम्परेचर मेजर्ड फ्रॉम 0 केल्विन, 0 केल्विन से हम मेजर करेंगे, इसलिए हम वो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बात समझ आना चाहिए आपको कि हम जो टी रख रहे हैं वो 0 केल्विन से आगे बढ़ाएंगे और जितना भी टेम्परेचर होगा हमारा उसके टर्म में लिखा जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? वॉल्यूम आपको पहले से पता है, प्रेशर के बारे में आप जानते हैं। तो एन आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स होता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। इसे हम लिख सकते हैं एम अपॉन स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। इसे बोलते हैं मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। मास ऑफ गैस और ये होता है मॉलिक्यूलर मास बोल लो या मॉलिक्यूलर मास बोल लो या वेट बोल लो, मॉलिक्यूलर वेट। तो इस तरीके से बातें होती हैं। बाकी हम आगे इस पर और बातें करेंगे, ठीक है? अभी के लिए इतना आप लिख लीजिए। इस पर कुछ बातें करते हैं एजेंशंस के बारे में। तो पहले ये चीज़ नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, बात करते हैं कि आइडियल गैस के किस बेसिस पर हम आइडियल गैस बोलते हैं। तो वो बात ये है, हम उसे क्या करते हैं, एजेंशंस को कंसिडर करते हैं। वो एजेंशंस के बेसिस पर ही हम आइडियल गैस बोलते हैं। तो क्या एजेंशंस हैं जिस पर ये आइडियल गैस बोली गई है, अब उस चीज़ को देखते हैं। देखिए तो लिखिए एजेंशंस ऑफ आइडियल गैस, ठीक है? तो क्या एजम्पशंस हैं, इस चीज़ को देखिए। तो पहला हम पॉइंट ले रहे हैं, उस पर देखिए। मैंने क्या बोला, पहले ये बोला कि मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है। ध्यान सुनना, एक एक करके हम सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करते हैं। और इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये इस तरीके से है ना, काफ़ी सारे इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम अगर बात ये करें कि अगर ये गैस मॉलिक्यूल आपस में अगर टकराते हैं और ये पार्टिकल्स दीवार से भी टकराएंगे, इस बॉल से भी टकराएंगे, मतलब जितने भी हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में भी कोलिजन करेंगे और साथ साथ में इस दीवार से भी करेंगे, जो कंटेनर का वॉल है उससे भी करेंगे। तो हमारा जो कोलिजन है वो कोलिजन इलास्टिक कंसिडर किया जाता है। कैसे किया जाता है? इलास्टिक कंसिडर किया जाता है। आपको सेंटर ऑफ मास में एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा जहाँ पर हम बात करते हैं कोलिजन के बारे में, है ना। तो कोलिजन हमारे जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, मतलब इलास्टिक कोलिजन। एक होता है तुम्हारा पार्शियल इलास्टिक कोलिजन और एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन। तुम्हारा जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग कोलिजन जब होता है तो कोलिजन में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। दोबारा सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोलिजन 3 टाइप के होते हैं, तुम्हारा इलास्टिक, पार्शियल इलास्टिक और इन इलास्टिक। तो इलास्टिक कोलिजन में जब कोलिजन होता है तो कोलिजन, जैसे मान लो कोलिजन का मतलब टक्कर होना है, और टक्कर जब होती है तो एनर्जी का लॉस होता ही है। बट ये भी तुम्हारा इलास्टिक जो केस बोल रहा हूँ वो भी तुम्हारा आइडियल की तरीके से ही है। तो जब तुम टक्कर जब होती है तो एनर्जी का लॉस होना तय है।
हाँ वो बात अलग है, 1% हो चाहे तुम्हारा कितना हो, मतलब लॉस होगा जो, ये तो श्योर है। बट इलास्टिक कॉलिजन ये बोला जाता है कि जब कॉलिजन हुआ तो कॉलिजन के बाद जितनी एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो तुम्हारा उसके कंप्रेशन में जाती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर एनर्जी की फॉर्म में जाती है, और जैसी बॉडी अलग होती है तो वो स्टोर एनर्जी दोबारा उस काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चली जाती है। मतलब जितनी एनर्जी पहले थी और जब बॉडी दोनों सेपरेट हुई कॉलिजन होने के बाद, तो पूरी की पूरी एनर्जी दोबारा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चली गई। ये होता है मतलब तुम्हारा इलास्टिक कॉलिजन। मतलब ये है कि कॉलिजन होने के बाद भी एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ, इसको बोलते हैं हम इलास्टिक कॉलिजन। तो मतलब ये है, इनका कहना भी ये है कि अगर कंटेनर है, अगर ये कंटेनर है तो कंटेनर में जो हमारे पास गैस है, तो गैस मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं वो आपस में रैंडम मोशन करते हैं। अभी आपको बताते हैं, इसको रैंडम मोशन बोल लो, चाहे जिगजैग मोशन बोल लो, चाहे ब्राउनियन मोशन बोल लो, जो मोशन होता है वो हमारा रैंडम मोशन होता है। उसमें पार्टिकल्स आपस में भी कोलाइड करते हैं और साथ साथ में इस दीवार के साथ भी कोलाइड करते हैं। तो जब ये कॉलिजन कर रहे होंगे तो वहाँ पर हमको कॉलिजन कैसा मानना होगा? इलास्टिक कॉलिजन मानना होगा। कैसा कॉलिजन मानना होगा? इलास्टिक। और इलास्टिक कॉलिजन से मतलब समझ आता है कि जब भी वो टकराएगा कभी भी इसकी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो हमको क्या मानना होगा? पहला पॉइंट, कॉलिजन ऑफ ऑल molecules is elastic collision। कैसा कॉलिजन होगा हमारा? कॉलिजन ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इज इलास्टिक, है ना। अब बात ये कर रहे हैं कि अकेला मॉलिक्यूल्स नहीं है, जो हमारा इलास्टिक कॉलिजन है वो किस किस के बीच में होगा वो भी देखिए। इलास्टिक कॉलिजन जो होगा वो आपका बिटवीन मॉलिक्यूल्स और दूसरा मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्स। तो दीवार से होगा मॉलिक्यूल के साथ में और मॉलिक्यूल के बीच में कॉलिजन होगा, तो हम ये बोलेंगे जो कॉलिजन होगा ना इलास्टिक होगा। मतलब यहाँ से एक बात तो श्योर आ गई, वो ये क्या बात श्योर आ गई? बात ये श्योर आ गई कि यहाँ पर नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कॉलिजन में जब हम कॉलिजन हो रहा होगा वहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होगा। मतलब जितनी एनर्जी अगर एक बार कंटेनर में हमने देख ली, वो हम ये मान के चलते हैं कि उतनी ही एनर्जी हर एक पार्टिकल का अगर सबका मिला के देखें, सभी मॉलिक्यूल्स का मिला के देखेंगे तो जितनी एनर्जी अभी है वो कभी भी आप देखोगे तो उतनी ही मिलेगी, ऐसा इससे कहना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट नोट करिए, फिर अगला पॉइंट हम आपको बताते हैं। नोट करो। देखिए, तो ये बात तो समझ आ गई कि हमने पहला पॉइंट ये बोला कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल आपस में भी तुम्हारा कॉलिजन कैसा करेंगे? इलास्टिक कॉलिजन करेंगे। और ये जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं आपस में तो करेंगे, साथ में दीवार से भी जो करेंगे कॉलिजन, वो भी हमारा कैसा माना जाएगा? इलास्टिक कॉलिजन माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? इलास्टिक कॉलिजन माना जाएगा। तो ये बात तो हमको यहाँ समझ आई है। इसमें इलास्टिक कॉलिजन से हमें क्या समझ आया कि कॉलिजन होने के बाद भी कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। मतलब जितनी एनर्जी पहले थी और उतनी एनर्जी बनी रहेगी, ऐसा इनका मानना है। तो हम अगर दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें, वो देखिए, तो दूसरा पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। दूसरा पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं, जरा ध्यान से सुन लें। देखिए, अगर हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो हम दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें। अच्छा, जब कॉलिजन जब होगा तो जब कॉलिजन का जो हमारा टाइम है ड्यूरिंग कॉलिजन वाला, वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा। ऐसे लिख सकते हो टाइम, दूसरा पॉइंट कि टाइम ऑफ कॉलिजन इज वेरी स्मॉल। ये टाइम ऑफ कॉलिजन का मतलब क्या है? टाइम ऑफ कॉलिजन का मतलब है जब कॉलिजन जब हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जब चिपके तो थोड़ा आराम कर रहे हैं, उसके बाद जो है सोच रहे हैं कि चलो थोड़ा आराम कर लेते, थक गए हैं, उसके बाद जो है हम अलग अलग हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। मतलब कॉलिजन हुआ, इतना फास्ट प्रोसेस है कि कॉलिजन हुआ और तुरंत वापस यहाँ से अलग हो जाते हैं, है ना। तो ये हमारा कहलाता है कि टाइम ऑफ कॉलिजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा माना जाता है। ऐसा पॉइंट दूसरा है। तीसरा पॉइंट क्या है, जरा उस चीज़ को भी देखिए। तीसरे पॉइंट में मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा गौर से सुनना। मैं कह रहा हूँ कि पार्टिकल जब यहाँ से जब इस पर जाके टकराता है, मान लो, तो जब टकराता है तो ये कैसे पाथ पर चलता है?
ये तो बात समझ आ रही है जो मैंने आपको बोला कि ये पार्टिकल्स का मोशन है वो जिगजैग है। जरा ध्यान सुनना मैं क्यों कह रहा हूँ जिगजैग क्यों होता है, इस चीज़ को समझो जरा। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरे पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या है जरा देखिए। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे मान लो उस कंटेनर के बारे में बात करें, मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे हैं रैंडम पड़े, उसी कंटेनर को हम कुछ ही मॉलिक्यूल्स दिखा रहे हैं। उसमें देखिए मैं कह रहा हूँ कि मान लो मॉलिक्यूल यहाँ से ऐसे भागा, मॉलिक्यूल ऐसे भागा, हमने कुछ किताबों में देखा है तो क्या देखा है कि उसमें इसकी जो स्पीड होती है वो 0.3 मीटर पर सेकेंड होती है। मॉलिक्यूल की कितनी मानी जाती है, 0.3 मीटर पर सेकेंड मानी जाती है इसकी स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एवरेज स्पीड बोल रहा हूँ मैं, एवरेज वेलोसिटी, इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या मान रहे हैं हम, एवरेज वेलोसिटी जो है इसकी 0.3 मीटर पर सेकेंड मानी जाती है ना। तो क्या हो रहा है जरा ध्यान सुनो, जब ये इस पर जाकर टकराएगा तो टकराएगा क्या होगा, तो टकराएगा तो जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर जाएगा। कैसे जाएगा, स्ट्रेट पाथ पर। लेकिन जब ये कॉलिजन होगा तो हमें मालूम नहीं है कि ये तुम्हारा हेड ऑन कॉलिजन होगा। हेड ऑन कॉलिजन का मतलब बिल्कुल आमने सामने, अगर आमने सामने होगा तो जैसे ये वापस लौट सकता है, बट ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि आमने सामने हो। तो कुछ ऐसा होता है, जरा ध्यान सुनना, जैसे मान लो बड़े बड़े हम अगर सर्कल के बारे में बात करें, एक सर्कल ऐसा है, एक सर्कल ऐसा है। मान लो मॉलिक्यूल को मैं जूम करके देख रहा हूँ, इसकी वेलोसिटी अगर ऐसे है और बिल्कुल सेंटर टू सेंटर अगर ये कोलाइड करता है तो इसका मोशन इसी के अलोंग होगा। बट अगर मान लो ये मॉलिक्यूल जो है वो अगर मान लो कि ऐसे ना हो के, मतलब कुछ ऐसे हो, ये इसका सेंटर और ये ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जाने पर ये ऐसे टकराएगा, जब ऐसे टकराएगा तो ये ऐसे निकल जाएगा, दूसरा ऐसे चला जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो मोशन हो रहा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना अपना मोशन कर रहे हैं, और क्या पॉसिबिलिटी होगी कि बिल्कुल आमने सामने होगा, तो बहुत ही कम चांसेस हैं, उल्टे सीधे चलते हैं। मतलब ये इससे टकराया फिर ये इस पर गया, इससे टकराया तो ये ऐसे गया, ऐसे गया तो ये ऐसे भी आ सकता है, ऐसे गया तो फिर ये ऐसे भी आ सकता है। इसको हम बोलते हैं जिगजैग मोशन। इसे हम क्या बोलते हैं, जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशन को ही हम कई नामों से जानते हैं, इसको रैंडम मोशन भी बोल सकते हैं, रैंडम मोशन बोल लो, और इसको भी रैंडम मोशन को और आप क्या बोल सकते हो, ब्राउनियन मोशन। इसे क्या बोल सकते हो आप, ब्राउनियन मोशन। ये सारा का सारा मतलब होता है कि पार्टिकल उल्टा सीधा भागता है ऐसे 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 करके। लेकिन जब ये एक पार्टिकल से दूसरे, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल से जब टकराता है, उस दौरान में उसका जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है ये चीज़, क्योंकि कई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इन आइडियल गैस एजम्पशंस पर, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में, डिफरेंट एग्जाम्स में। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनो, कि पार्टिकल का कॉलिजन होने के बाद जो मोशन होता है वो रैंडम होता है, जिगजैग होता है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा। बट ये जब एक पार्टिकल से या एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर जब टकराता है जाके, तो जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट, ये सारे स्ट्रेट लाइन है। मतलब मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर जाने के लिए जो रास्ता होगा वो इसका स्ट्रेट पाथ होता है, ऐसा भी माना जाता है। तो नोट करिए, पहले फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं। चलिए देखिए, तो आगे आपको बात कर रहा हूँ कि ये तो मोशन मैंने आपको बता दिया कि कैसा मोशन होता है, मोशन तो ठीक है, बट इसमें कुछ चीज़ें और जानने वाली बातें हैं। वो क्या हैं, देखिए जरा। देखिए अब बात करते हैं इसके शेप एंड साइज के बारे में। तो रियल में देखिए, आपने एरोसोल नाम अगर सुना या नहीं मुझे नहीं मालूम, शायद नहीं सुना होगा। एरोसोल जो टर्म है वो होता क्या है कि जो हमारे पास गैस पार्टिकल्स हैं, जो गैस पार्टिकल्स हैं, तो एरोसोल का मतलब है कि उनका शेप कैसा है। तो रियल में एरोसोल का जो शेप माना जाता है वो मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको पता है कि हर जितने भी हमारे पास पूरे यूनिवर्स में जितने भी हमारे पास जैसे स्टार्स हैं, या हमारे पास प्लेनेट हैं, या नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, कोमेट हैं, या एस्ट्रॉयड हैं, ये सभी के सभी स्फेरिकल शेप में तो नहीं होते हैं। बिल्कुल सेम ऐसी बात है कि हमारे पास जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, रियल में सभी का शेप स्फेरिकल नहीं हो सकता है। सभी का, जैसे अर्थ भी हमारी एकदम प्योर स्फेरिकल नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा इसमें ऑब्स्टिलेट्स पाया जाता है, मतलब थोड़ा का खिंचाव पाया जाता है ना। तो उसमें क्या होता है कि उसकी वजह से हम स्फेरिकल नहीं कह सकते किसी को भी, है ना। और जैसे एस्ट्रॉयड जितने भी होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, वो स्फेरिकल नहीं होते। तो ऐसे ही हर एक गैस पार्टिकल वो भी स्फेरिकल शेप का नहीं होता है। बट हमें मानना क्या है कि जितने भी हमारे पास गैस पार्टिकल्स हैं, ऑल, ऐसे लिखो, ऑल गैस मॉलिक्यूल्स आर इन स्फेरिकल शेप। हमें स्फेरिकल तरीके से ही ट्रीट करना है, स्फेरिकल शेप। इस चीज़ को ध्यान रखना कि गैस पार्टिकल हमने सब कैसे माने हैं,
स्पेरिकल माने, रियल में स्पेरिकल नहीं होते हैं। दूसरी बात, ये तो सेफ हो गया, इसका साइज जो मानते हैं वो ध्यान रखना कि साइज इसका, आइडियल गैस के लिए बोल रहा हूँ, पॉइंट मास मानते हैं। कैसा मानते हैं हम? पॉइंट मास। और पॉइंट मास का मतलब है कि मास विदाउट वॉल्यूम, मास विदाउट वॉल्यूम हम कंसिडर करते हैं। ये सारे एजेंशंस हैं, क्योंकि एजेंशंस में इतना ज़्यादा टाइम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि एजेंशंस पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, चाहे वो तुम्हारा नीट हो चाहे जेईई मेन हो। आप चाहो तो चेक कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, है ना। तो साइज हमें कैसा मानना है गैस मॉलिक्यूल का? एक पॉइंट के तरीके से मानना है। और उस पॉइंट का मतलब क्या है? इनका कहने का मतलब यह है कि मास तो मान रहे हैं हम, बट उसका कोई वॉल्यूम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बट रियलिटी ऐसी नहीं होती है। रियलिटी में पॉइंट मास तो हम अगर अपनी नंगे आंखों से अगर देखेंगे, ऐसी आंखों से खुली आंखों से देख रहे हैं, तो उसमें हमें गैस पार्टिकल नहीं दिखेगा। बट अगर माइक्रोस्कोपिक का अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमें चीज़ें अच्छे से दिखती हैं कि उसका शेप कैसा है। तो आइडियल गैस में हम ये मान रहे हैं कि स्फेरिकल है, बट रियल सिचुएशन पे सभी गैस पार्टिकल का शेप तुम्हारा स्फेरिकल नहीं हो सकता। जैसे कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी पिंड पाए जाते हैं, या जो भी हम मतलब बोल सकते हैं बॉडी होती हैं, वो सभी के सभी स्फेरिकल पॉसिबल नहीं हैं। तो ये पॉइंट पहले नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए और बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए, अच्छा यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और बताएंगे इसमें आगे चल के, मीन फ्री पाथ, उसकी कैलकुलेशन जो है वो इनफैक्ट जेईई मेन में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसके ऊपर, है ना। इनफैक्ट नीट सब में पूछे गए, नीट में और जेईई मेन में सब पे पूछे जा चुके हैं। तो वो कैसा क्वेश्चन है, जैसे हम ये कह रहे हैं पार्टिकल इसी के बारे में, जो कोलिजन के बारे में बात कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा और देखिए। जैसे मान लो ऐसे रैंडम पार्टिकल्स हमारे पास मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, तो ये इससे जाके टकराया, है ना, ये इससे जाके टकराया, ये इससे जाके टकराया, और ये इससे जाके टकराया। हमने आपको अभी क्या बताया था कि जब मॉलिक्यूल्स हमारे जितने भी हैं उनके बीच में जब ये पार्टिकल चलेगा तो किस पाथ पर फॉलो करेगा? स्ट्रेट लाइन। तो ये बात तो सही है, लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ चलेगा और जब यहाँ से यहाँ चलेगा तो इनकी दूरी, हर एक पार्टिकल के बीच का सेपरेशन तुम्हारा सेम नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मॉलिक्यूल्स तो तुम्हारे पड़े हुए हैं ऐसे रैंडम, बट जो मॉलिक्यूल्स जितने भी पड़े हैं वो सभी बराबर डिस्टेंस पर नहीं है, बराबर डिस्टेंस पे नहीं है, कोई कम है, कोई ज़्यादा, कोई पास, कोई बहुत दूर। तो वैसे ही बोल रहा हूँ कि अगर ये यहाँ से यहाँ चल रहा है, मैंने बोला ये सिर्फ 1, ये मॉलिक्यूल 1, मॉलिक्यूल 2, मॉलिक्यूल 3, मॉलिक्यूल 4, मॉलिक्यूल 5, ऐसे मैं मान रहा हूँ 5 मॉलिक्यूल के बीच का। तो पहले वाले की अगर मान लो डिस्टेंस वगैरह बोलते हैं तो लैम्डा के टर्म में बोल रहा हूँ मैं। इनके बीच की दूरी है वो लैम्डा 1 है, इनके बीच की दूरी वो मान लो लैम्डा 2, इसके मान लो लैम्डा 3 और इसके मान लो लैम्डा 4। ये सभी के सभी अलग हो सकते हैं, कोई हो सकता है कि दोनों की दूरी सेम भी हो जाए, बट हमें ऐसा मान के चलेंगे कि इनकी पाथ जो है, जो इनकी डिस्टेंस है वो इनकी डिस्टेंस बोल लो। और जब दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को भी हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जब स्ट्रेट लाइन पर चली रहा है तो आप इसे डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो और डिस्टेंस भी बोल सकते हो। तो इतना समझिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी है वो तुम्हारी लैम्डा 1, ऐसे सभी को मैंने अलग अलग माना है। क्या बात क्लियर है कि नहीं है? तो ये ध्यान रखना कि मैं इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, ठीक है। देखिए हम मीन फ्री पाथ मतलब ये तो फ्री पाथ की डिस्टेंस ले रहे हैं, मीन जो होगा फिर हम क्या बोलेंगे उसे लैम्डा एम बोलेंगे, मतलब सभी का मीन लेके हम ऐसे बोलेंगे। इसे पर्टिकुलर आप मीन ना बोलो, मीन का मतलब ये है कि इनके सभी की दूरी का मीन लेना है, तो उसे बोलेंगे हम लैम्डा एम, है ना। तो ये जो तुम्हारे पास है फ्री पाथ है, इसकी डिस्टेंस हम निकालते हैं। तो हम इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, इसका पर्टिकुलर एक हम अलग लेक्चर आपको देंगे, है ना। उस पर कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे जो आए हुए हैं और जो कुछ किताबों में दिए हैं और जो आ सकते हैं, किस तरीके से आ सकते हैं, सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। पॉइंट आप ध्यान एक्चुअली क्या सॉरी मतलब मैंने पॉइंट पर गौर नहीं किया, आप पॉइंट देखते रहना कौन कौन से पॉइंट मैंने बात कर ली है, तो पॉइंट आप लिख लेना, है ना। और देखिए अगर मैं अगले पॉइंट के बारे में बात ये करना चाहता हूँ, जैसे मान लो मैं ये कहीं कंटेनर हमारे पास इस तरीके से दिया, तो जो पार्टिकल्स जितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं इस पूरे कंटेनर में, आप इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि इस वाले रीजन की डेंसिटी अलग है और यहाँ की डेंसिटी अलग है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि पूरे के पूरे कंटेनर की डेंसिटी यूनिफॉर्म मानी जाएगी। डेंसिटी ऑफ, ऐसे लिखो, डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज यूनिफॉर्म इन कंटेनर। कंटेनर में डेंसिटी भी हमको कैसी माननी है? यूनिफॉर्म माननी है। और साथ साथ में टेम्परेचर एंड प्रेशर भी बोलते हैं ना। टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर सभी यूनिफॉर्म मानते हैं। ऐसा नहीं है
कि यहाँ का टेम्परेचर अलग है, इस मतलब इस कंटेनर में यहाँ टेम्परेचर अलग है, यहाँ का अलग है और यहाँ का अलग है। जितना टेम्परेचर होगा तो पूरे के पूरे इसमें सभी का सेम होगा। जितनी भी डेंसिटी होगी उसमें सभी की गैस की डेंसिटी सेम होगी। जितना भी प्रेशर होगा कंटेनर में वो हर जगह पर सेम ही होगा। ऐसा भी आपको मानना है, मतलब एजम्पशंस आइडियल गैस के यही है ना। तो क्या इसमें हमने ये जाना कि कंटेनर में जो डेंसिटी होगी वो हर जगह पर सेम मिलेगी, प्रेशर भी हर जगह पर सेम मिलेगा और टेम्परेचर भी हमको सेम मिलेगा उस पूरे कंटेनर में। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना, नोट कर लो ये बात। चलिए इसका अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसमें अगला पॉइंट क्या है, जरा गौर से सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स दिए हैं कंटेनर में, जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भाई साहब दो बॉडी रखी है तो आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगा लिया या रिपल्सिव फोर्स लगा लिया, इसमें कोई भी इंटरेक्शन फोर्स नहीं एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि देयर इज नो इंटरेक्शन फोर्स एग्जिस्ट। रियल में ऐसा होता नहीं है, बट रियल में कहानी क्या होती है कि इंटरेक्शन फोर्स होता है, बहुत कम होता है। बट आइडियल गैस में हम ये भी मानते हैं कि वो फोर्स होता ही नहीं है, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। ऐसे है कि कुछ देर सोचा कि जब हम पास आए तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, चिपक लेते हैं और फिर बाद में अलग हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई इंटरेक्शन नहीं है, वो अपना फ्री है, बिल्कुल सभी लोग आपस में फ्री हैं एक दूसरे से, इस तरीके की बातें होती है ना। तो इंटरेक्शन फोर्स नहीं होता है। अब इंटरेक्शन जब फोर्स नहीं होगा तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इंटरेक्शन अगर फोर्स ही नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हम क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन की वजह से ही आती है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी जीरो हो गई। अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई तो टोटल एनर्जी हमें मालूम है कि टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम टोटल एनर्जी और ये बात करते हैं, तो अगर मैं बात करता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो हमारी पूरी की पूरी टोटल एनर्जी हमारी क्या बन जाएगी, जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, देखिए कि टोटल एनर्जी जो हमारे पास है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी बाई ऑल मॉलिक्यूल्स के द्वारा। टोटल एनर्जी किसके लिए लिखी जाएगी, हर एक जो मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी का सम करो तो हमारे पास ये टोटल एनर्जी आएगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है कि टोटल एनर्जी तो हमने बोल दी है, ये काइनेटिक एनर्जी तो हमने देखा कि हर एक पार्टिकल जितनी भी एनर्जी होगी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, वही हमारी टोटल कहलाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, क्या मैं इस टोटल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि भाई साहब टोटल एनर्जी यहाँ पर कौन मिलेगी तुम्हें, मॉलिक्यूल की खुद की एनर्जी, वो खुद की एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, इंटरनल एनर्जी। क्या होगी, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, अब इस चीज़ के बारे में भी जरा देखें, है ना। इंटरनल एनर्जी के बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, तो पहले तो आप इस चीज़ को नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले आप स्क्रीन को पॉज करें और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहले तो हम इंटरनल एनर्जी के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। तो इंटरनल एनर्जी क्या है जरा देखिए, ये तो बात समझ आ गई कि टोटल एनर्जी हमारी जो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आएगी, राइट। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, तो इंटरनल एनर्जी के लिए हम इसे डिनोट करते हैं, पहले इस इंटरनल एनर्जी को डिनोट करेंगे हम यू से। किससे डिनोट करेंगे, यू से। तो यू जो हमारा होगा वो हमारा कहलाता है यहाँ पर एक स्मॉल यू प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस अदर काइंड ऑफ एनर्जी, ये सभी का सम होता है, अदर काइंड ऑफ एनर्जी। अब ये बात ये है कि इतना डेप्थ में अभी आपको जानने की जरूरत ही नहीं है। जब आप इंजीनियरिंग करेंगे और थर्मोडायनेमिक्स की जब पूरी की पूरी एक आपका थर्ड सेमेस्टर में आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ेगा इंजीनियरिंग में, है ना। तो इंजीनियरिंग में जब थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ना पड़े, तो आपको वहाँ पर इंटरनल एनर्जी बहुत प्रॉपर तरीके से डिफाइन की जाती है। मैं अभी उस पर खैर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये क्या है, ये तुम्हारी कहलाती है इंटरएक्शन एनर्जी, इंटर मॉलिक्यूलर बोल लो, इंटर मॉलिक्यूलर एनर्जी। तो इंटर मॉलिक्यूलर एनर्जी भी यहाँ पर लिखी जाती है इंटरनल एनर्जी के साथ। ये पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हो, ये काइनेटिक एनर्जी जानते हो। तो बताइए जब मैंने कहा कि कोई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ही नहीं लग रहा तो फिर ये एनर्जी होगी कहाँ, जब इंटर मॉलिक्यूलर आपस में फोर्स नहीं तो होगी कहाँ। दूसरी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताई रखी है कि इनके इंटरेक्शन की वजह से भी ये तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी बनती है, तो ये भी जीरो है। अदर एनर्जी यहाँ पर एग्जिस्ट कर नहीं रही है, सिर्फ मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन ही है, उसकी वजह से हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास
इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्ट हमारे पास आई है काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब यही टोटल है, इसका मतलब यही टोटल है। मतलब हम जो यहाँ पर बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी इंटरनल एनर्जी है वो ही इसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके फॉर्म में है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर मैं गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर मैं गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मुझे बताइए कि इसके टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या उनके रैंडम मोशन में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, मतलब फास्ट चलने लगेंगे। अगर टेम्परेचर तुम बढ़ा रहे हो तो इनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। मैंने क्या बोला? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो हमको ये समझ आता है कि मॉलिक्यूल्स की या जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, पार्टिकल बोल लो, उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? रैंडम मोशन की वेलोसिटी तेज तेज रैंडम करने लगेंगे। इसका मतलब ये है कि ये तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड है। हाफ mv², वेलोसिटी बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है? हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये बात हमको समझ आई है। तो ध्यान रखना कि काइनेटिक एनर्जी हमारा किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और ये काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, इंटरनल एनर्जी के बराबर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारी क्या कहलाएगी? वो भी टेम्परेचर के फंक्शन में होगी। तो ये चीज़ आपको आगे देखने को मिलेगी। अभी आप इतना लिख लीजिए, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए, इसके आगे और बता रहे हैं आपको। देखिए, इसमें एक चीज़ और बोली जाती है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं कि यहाँ पर अगर जैसे मान लो ये पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स बोल लो, जब इसका यहाँ से कॉलिजन हुआ और जब यहाँ से हुआ तो इसमें लगने वाले समय को हम बोलते हैं, दो लगातार कॉलिजन में लगने वाले समय को सक्सेसिव कॉलिजन जो हो रहे हैं, यहाँ से एक के बाद एक जो हो रहे हैं, ठीक है? तो दो कॉलिजन लगातार होने के जो लगे समय को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ध्यान रखना इस बात को कि लगातार दो कॉलिजन में लगने वाले समय को जो हम बोलेंगे वो रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। ये आपको मतलब इलेक्ट्रो में भी पढ़ने को मिलेगा रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है? तो ये रिलैक्सेशन हमारे पास लैम्डा होगा, ठीक है? इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि दो लगातार कॉलिजन होने में जो लगता समय है वो हमारा कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। और देखिए इसमें क्या चीज़ है, इस चीज़ को देखिए। जैसे अगर मैं बात यहाँ पर करें कि अगर जैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं, आप सोचिए इनमें मास तो हम मान रहे हैं, मास तो मान रहे हैं, लेकिन मास ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा है, बट इनकी कम मास होने की वजह से और इनकी जो रैंडम स्पीड है उसकी होने की वजह से इस पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं करता। तो नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं करता। ये कैसी बात है, आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, जरा सुनिए। जैसे मान लो आपने राइफल, जैसे आपने मतलब बंदूक से गोली फायर की है ना, तो जब गोली जाती है तो आपको पता चलेगा कि 2 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ बंदा भी 2-3 सेकंड के अंदर उसमें शूट हो जाता है। आप सोचिए कि 2-2 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ बंदा, और बंदूक हम लोग नॉर्मली लगभग मान लो कि 5 फीट से फायर करते हैं, 5 फीट से 5 फीट पर फायर करने वाली चीज़ भी वो लगभग 2 किलोमीटर पे जाके लगभग उसी जगह पर हिट करती है। सोचिए आप, मतलब ये है कि अगर उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा तेज हुई, मैंने जो लिखा था वो एवरेज वेलोसिटी लिखा था जिसमें 0.3 मीटर पर सेकंड लिखा था एवरेज वेलोसिटी, बट इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। इनकी स्पीड जो रैंडम मोशन करता है उसकी स्पीड एक पर्टिकुलर पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसमें सोचिए हाई स्पीड से चलने वाला पार्टिकल, और वो भी इतने कम मास का, तो जाएगा तो उस पर क्या ग्रेविटी का इफेक्ट होगा। जब इनफैक्ट जब तक बुलेट तक का तो उस पर इफेक्ट हो नहीं रहा है, बुलेट तो फिर भी तुम्हारा लगभग 50-50 ग्राम तक होती है, राइफल की जो बुलेट होती है ना, स्नाइपर की जो बुलेट होती है वो काफ़ी भारी होती है। वो तक जाके 5-5 किलोमीटर तक की दूर तक चीज़ों को वहाँ पर जिस जगह पर हिट करता है वो वहीं पर जाके उस पर लगती है, जाके जो टारगेट करता है यहाँ पर तो यहीं लगती है जाके। समझ रहे हो, इतनी दूर पे जाने के बाद भी वो नीचे नहीं जा रही, रीजन बहुत हाई वेलोसिटी होने की वजह से।
तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता कि बिल्कुल जैसे चलेंगे वो वैसे ही जाएंगे। अगर ऐसे टकरा गए पार्टिकल से तो ऐसे भाग जाएंगे। इनमें कोई ऐसा नहीं है कि जब मान लो अगले पार्टिकल से जा रहा है ये वाला पार्टिकल अगर यहाँ से जा रहा है तो ये ऐसे हो गया, कहीं ऐसे नहीं होगा। जब जाएगा तो बिल्कुल सीधे जाएगा। तो जहाँ पे भी जाए, किसी भी पार्टिकल से जाए, टकराने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट पाथ चलता है। मतलब है स्ट्रेट पाथ चलने का मतलब ये है कि ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं हो रहा है। ये कंटेनर अर्थ पे रखा है या किसी प्लेनेट पे रखा है, फिर भी ये किसी भी प्लेनेट पे रखने के बाद भी इस पे पार्टिकल के जो पाथ में स्ट्रेट लाइन में कोई अंतर नहीं आ रहा। स्ट्रेट लाइन तभी हो सकता है जब कोई ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं आ रहा हो। अब ये नहीं कि ग्राउंड पर अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उस पर आप बोल दो कि सर ये तो स्ट्रेट पाथ पे ही चल रहा है तो इस पर ग्रेविटी इफेक्ट नहीं। अगर हवा में मोशन कर रहा है और हवा में मोशन करने के बाद भी वो नीचे नहीं गिर रहा है, इसका मतलब है कि उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है। तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ जरा ध्यान सुनना। जैसे मैंने ये कहा कि जैसे ये पार्टिकल है और एक पार्टिकल मान लो यहाँ है, तो इस पार्टिकल की अगर मैं रेडियस बोलूँ, हालांकि मैंने पॉइंट मास माना, फिर भी अगर हम बोले तो मान लो कि इसकी रेडियस जैसे मान लो कि स्मॉल आर है। ये स्मॉल आर से लेके यहाँ तक की दूरी को मैंने लैम्डा बोला है। मतलब क्या है कि अगर मैं इस रेडियस की बात इस लैम्डा के टर्म में बोलेंगे तो इतना समझ लो कि लैम्डा इस आर से बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसीलिए हम इसका ये मानते हैं कि इसका साइज कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए हम क्या मानते हैं, रियलिटी में ये होता है कि जो मॉलिक्यूल का जो साइज है और जो हमारे पास दो पार्टिकल या दो मॉलिक्यूल के बीच का जो दूरी है उसके कंपेरिजन में उसकी साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। हम लगभग अप्रॉक्स इसीलिए उसे पॉइंट मास मान लेते हैं, है ना। पॉइंट मास मान लेते हैं, मतलब कोई भी वॉल्यूम कंसिडर नहीं करते इसीलिए, है ना। रियलिटी में ऐसा होता है। अच्छा, दूसरी बात ये क्या है कि ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए न्यूटन्स लॉस, ये बात भी ध्यान रखना। अगला पॉइंट क्या हो गया, एक तो ये हो गया कि इसमें इस पार्टिकल का या मॉलिक्यूल का जो साइज है और उनके बीच की दूरी के जो साइज का वो उसमें ये बहुत छोटा होता है, ये एक बात हो गया। अगला पॉइंट क्या है कि मॉलिक्यूल जितने भी हैं वो सब क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं, है ना। तो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं। चाहिए अगला पॉइंट और देखिए, पहले नोट करो फिर आगे बढ़ रहे हैं। नोट करो, देखिए आगे देखिए। अगला पॉइंट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो अगले पॉइंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो देखिए क्या है, मैंने क्या बोला जरा ध्यान सुनना। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मॉलिक्यूल के बीच में जो हम लोगों का कॉलिजन हो रहा है, तो जब ड्यूरिंग कॉलिजन था, मैंने कहा था कि जो कॉलिजन होने का जो समय है, जब वो एक दूसरे से कॉलिजन कर रहे हैं, वो कैसा है, तो बहुत ज़्यादा छोटा है। तो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो ये किसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा छोटा बोला गया था, ये कंपेरिजन में उसमें बोला गया था कि जब आपस में कॉलिजन कर रहे हैं उसमें लगने वाला समय जब साथ साथ थे वो, और साथ में जब यही वाला पार्टिकल जब दूसरे वाले पार्टिकल से या मॉलिक्यूल से टकराता जाके, तो जब यहाँ से लेके यहाँ तक जब टकरा रहा है उसका समय, और जो आपस में जो दोनों एक दूसरे कॉन्टैक्ट में हैं, जो कॉलिजन आपस में कर रहे हैं, है ना, जैसे ये कॉलिजन होने वाला जो है आपस में वो समय, और ये वाला यहाँ चलने के बाद जब दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है ये समय, तो इसमें जो आपस में कॉलिजन जब हो रहे हैं कॉन्टैक्ट में है, तो कॉन्टैक्ट वाला जो समय है वो समय हमारा कम होता है किसके कंपेरिजन में, जो हमारे पास ये हो रहा था। कह सकते हो आप क्या बोलना चाहते हो, देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखिए ऐसे सुनो। जब ये आपस में जब कॉन्टैक्ट में हैं तो इसमें टाइम ड्यूरिंग कॉलिजन, ठीक, इसको मैंने माना, मान लो स्मॉल टी, इसको क्या माना मैंने, स्मॉल टी। और यही वाला जब कॉलिजन होने के बाद मान लो ये वाला यहाँ टकराता है जाके, इसमें जो टाइम मान लो यहाँ पर लगा वो मान लो ऐसे मान लो आप कुछ भी मान लो आप, इसे मान लो कि मान लो कैपिटल टी टाइम है, ये टेम्परेचर नहीं है, ये टाइम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये वाला जो टाइम है वो इसके कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। नोट करो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इसका एक और अंतिम पॉइंट देखें, उसके बाद आपके जो एजेंशंस हैं जो आइडियल गैस के वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर आगे मैं बात करूँगा जो आइडियल गैस बेसिकली किसने इक्वेशन दी है आइडियल गैस की, तो वो जो हमारे साइंटिस्ट हैं कौन, बॉयल्स, चार्ल्स
और ग्यूलस से। तो वही हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या क्या एक्सप्रेशन दी थी जिसकी वजह से आइडियल गैस हुई थी। तो उनकी वजह से जो आइडियल गैस आई है वो आपको पता चलेगा कि रियल में आइडियल गैस बनी कहाँ से है। उनने मिलकर आइडियल गैस को फॉर्म किया था, तो वो कहाँ से किया था मैं उसके बारे में बात करेंगे। खैर अभी इसका अंतिम पॉइंट देखें, अंतिम पॉइंट इसका क्या होगा वो देखें। तो अंतिम पॉइंट ये है कि हमारे पास जो रियल गैस है, ये भी हम आपको ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि रियल गैस को आइडियल गैस कैसे बनाया जाता है। वो चीज़ें आपको पता चलेंगी कि कैसे एक्सपेरिमेंटल और हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू कैसे तुम्हारी किस टाइम पर मैच करती है। तो अगर रियल गैस है, अगर मैं इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई लूँ, हाई टेम्परेचर और प्रेशर को लो लूँ, है ना, तो अगर मैं रियल गैस में हाई टेम्परेचर कर दूँ और प्रेशर को लो कर दूँ तो ये कंडीशन हमारी कहती है, ये जो किसको फॉलो करने लगती है, आइडियल गैस को फॉलो करने लगती है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर रियल गैस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर कर दें तो ये बिहेव करने लगती है, बिहेव लाइक आइडियल गैस। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो हमारे पास यहाँ पर एजेंशंस खत्म हुए और अगला जो इसका पॉइंट है वो हम क्या बताने वाले हैं कि आइडियल गैस को किसने ड्राइव किया, किस किस बेसिस पर किए और क्या क्या चीज़ें हमने वहाँ पर एज्यूम किया था जिसकी वजह से ये इक्वेशन बन के आई है। तो अभी के लिए आप एजेंशंस यहाँ तक नोट करें और अगला जो हमारा टॉपिक है उस पर हम फिर चलते हैं। तो नोट करें, फिर आगे मिलते हैं। चलिए।